हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो ज़रूर देखिए जाके क्या चल रहा है यूपी टेट 2026। अब तो आपके फॉर्म स्टार्ट ही हो गए हैं और आपने किसने किसने भर दिया है फॉर्म, कमेंट करके मुझे बताइए। कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमें भी बता सकते हो, उसे आपका सोल्यूशन कराया जाएगा पूरा। तो यूपी टेट आपको पता है जुलाई में ही होना है, तो इसलिए आपके लिए फ्री बैच चल रहा है यूट्यूब पर, जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। जो आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ इसमें फ्री मिल रहा है। क्लासें चल रही हैं प्रॉपर, आराम से देखिए जाके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। इसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण ईवीएस, जिसे हम बोलते हैं ईवीएस, जिसे हम ईवीएस बोलते हैं। तो ईवीएस पढ़ रहे हैं और इसमें 5 बजे डेली लाइव होती क्लास, 5 बजे आपको पढ़ना है। और हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं ये ध्यान रखने वाली प्रमुख सम्मेलन पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखना, पेपर आपका ऐसा ही बनेगा जैसा आपको हम पढ़ा रहे हैं। क्लास नंबर आज मतलब पार्ट नंबर 3 है। क्लास तो 15 ही चल रही है, इसका 15 हमने क्लास नंबर इसलिए चेंज नहीं किया। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको उस सीक्वेंस से मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट हमने बना दी है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। आगे प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस सीक्वेंस से पड़ी हुई हैं, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिसका यूपी सीटेट नहीं हो पाया है, सीटेट नहीं हो पाया तो वो लास्ट में आपको सीटेट नहीं हो पाया है तो आपके लिए यूपी टेट है। यूपी टेट आप अच्छे से दीजिए और यूपी टेट आपका हो जाएगा। आपके पास अब तो टाइम कम ही होते जा रहा है और सिलेबस बहुत है, ऐसा नहीं है सिलेबस कम है, बहुत सारा सिलेबस है। तो जुड़े रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ क्लास नोट पीडीएफ सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। और टेलीग्राम चैनल से अभी नहीं जुड़े, वहाँ से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा है। जिससे कोई भी दिक्कत होती है आपको तो हमारा नंबर है ये 78 30 70 19 64। इसमें मुझे संपर्क कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे इस पर संपर्क कर सकते हो। जैसे आपका यूपी टेट का फॉर्म में कोई दिक्कत हो रही है, यूपी टेट में कोई भी दिक्कत हो गई है तो मुझे संपर्क करिए, मैं आपका सही करवा देंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है। और जैसे आपको क्लास नोट्स और पीडीएफ वगैरह चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए आपको, पीडीएफ आपको क्लास नोट्स वगैरह चाहिए तो हमें इस पर भी मैसेज कर दीजिए, आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है, पिछली वाली क्लासें देखी जाके। डेली क्लास होती है आपको 5 बजे, ठीक है। डेली क्लास कितने बजे होती है? 5 बजे है। तो जुड़ना ना भूलिए 5 बजे। और आपका सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, उसके बाद प्रैक्टिस भी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। आज हम क्या पढ़ रहे थे? प्रमुख सम्मेलन पढ़ रहे थे। सम्मेलन में ही सारी चीज़ें, हमने बहुत से सम्मेलन पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हम आगे के सम्मेलन पढ़ने वाले हैं। हो सका तो आज ही हम सारे सम्मेलन ख़त्म कर लेंगे, नहीं बचे तो कल ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपको भूल दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या पूछ दिया? सबसे पहले आपको डेट पूछ दी जाती है, ये सम्मेलन हुआ कहाँ था, इसका मकसद क्या था, ये चीज़ें पूछ दी जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपसे पूछ दी जाती हैं। पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए बनाया गया था। ये क्या था कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 भारत में क्या हुआ था कि भारत में पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण कानून था। मतलब ये सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण कानून माना जाता है, क्योंकि ये अक्सर असेंबली, ये हमेशा अक्सर क्या होता है कि ये अक्सर क्यों, कारण क्या था? ये 1986 में ये लागू किया गया था। इसका कारण यही था, भोपाल गैस त्रसदी था, जो इसमें हानिकारक घटनाएं हुई थी मध्य रात्रि के दिन, ठीक है। अम्ब्रेला एक्ट, ठीक है, अम्ब्रेला एक्ट के माध्यम से कहा जाता है, क्योंकि ये विभिन्न पर्यावरण मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे आपको ये थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या था। ये अधिनियम आपका 1986 में लागू हुआ था भारत में। इस अधिनियम को लागू करने का तात्कालिक कारण यही था कि जो भोपाल गैस त्रसदी था, जो 2 और 3 दिसंबर को 1984 को 2 और 3 दिसंबर क्या था, 2 और 3 दिसंबर
1984 ईस्वी के मध्य रात्रि को घटित हुआ था। कब हुआ था? 1984 में ये घटित हुआ था। लागू से 1986 में किया गया था। ठीक है ना। ये आपका घटित कब हुआ था? 1984 में घटित हुआ था। और उसे लागू कब किया गया था? 1986 में से लागू किया गया था। ठीक है ना। ये अमेरिका जो क्या था कि घटित हुआ था, ये अमेरिका देश की कंपनी को, ये क्या था, ये अमेरिका देश की कंपनी थी। ये किसकी? अमेरिका देश की कंपनी थी। इसका नाम क्या था? नाम भी आपसे पूछ दिया जाता है। इसका नाम था यूनियन कार्बोनेट था। ठीक है। और इससे क्या था, इसमें मेथाइल ऑक्सोनेट गैस नामक का रिसाव हो गया था। किसका? इसमें किस गैस का रिसाव हो गया था? मेथाइल ऑक्सोनेट नामक गैस का रिसाव हो गया था। इससे इस नियम को लागू करने का दूरगामी कारण भारत में स्टॉकहोम के नियम को लागू करना था। इसमें क्या था कि इस अधिनियम को लागू करने का दूरगामी कारण क्या था कि भारत में स्टॉकहोम सम्मेलन के जो नियम थे उसे लागू करना। ठीक है। फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था, निम्नलिखित प्रावधान भी किए गए थे। जैसे भारत में जो उद्योग कंपनियां हैं, जो उद्योग कंपनियां संचालन भारत की पूर्व अनुमति से बगैर नहीं लागू किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि भारत में उद्योग जो होते हैं, धंधों का संचालन भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर लागू नहीं किया जाएगा। और उद्योग धंधों में जो कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, उद्योग धंधों में जो कार्य कर रहे व्यक्ति या श्रमिकों का जीवन जो बीमा था, सुरक्षा प्रदान करना था। सुरक्षा प्रदान करना था। जैसे कोई भी धंधा घटित होता है, कोई भी हानि पहुंचती है, कोई भी क्षति पहुंचती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कंपनी को होगी। जैसे यदि किसी उद्योग धंधे में क्या होता है कि संचालन में किसी संपत्ति की क्षति पहुंचती है, तो उसकी जिम्मेदारी को, तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी के हाथ में होगी। ठीक है। आगे देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। इसकी पृष्ठभूमि और इतिहास, स्टॉकहोम सम्मेलन, वही बात है, स्टॉकहोम सम्मेलन के ही नियम इसमें लागू किए गए थे। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में घटित हुआ था। ये तो आपको हम पढ़ चुके हैं हम लोग। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन में स्टॉकहोम में हुआ था। इस क्या था, इसलिए क्या हुआ था कि ये निर्णय लिया गया था, लागू किया गया था कि भारत में ये कानून लागू किया जाए। क्या होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन आपको पता है 1972 में लागू हुआ था। जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। इसमें लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए भारत में ये कानून बनाया गया था। भारत में ये कानून बनाया गया था। दूसरा पॉइंट क्या है, संवैधानिक आधार क्या था। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको पूछ दिया था, अनुच्छेद 253, ये आपसे पूछ दिया था। अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियम को लागू किया गया था। इस अधिनियम को लागू किया गया था के तहत इसे अधिनियमित किया गया था। कौन से आर्टिकल? 253 के। ये आपको पूछ दिया जाता है कि संवैधानिक आधार पर इससे क्या हुआ था, कौन सा आर्टिकल में, तो ये आपको लगाना है 253 आर्टिकल में इसे लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, लागू करने की तिथि, ये अधिनियम 30 मार्च, लागू करने की तिथि क्या है, 23 मई 1986 को पारित किया गया था। और 19 नवंबर 19 को पूर्ण तरह से लागू कर दिया गया। पूर्ण रूप से क्या कर दिया था, लागू कर दिया गया था। ये आप ध्यान रखना कि लागू करने की तिथि क्या थी। इस तिथि को का अधिनियम 23 मई 1986 को पारित कर दिया गया था और 19 नवंबर 1986 को पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है। दूसरा देखते हैं अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी। अधिनियम की मुख्य विशेषता आपको ध्यान रखना, सुरक्षा और सुधार करना है, पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा करना और उसमें सुधार करना था। ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि सुरक्षा और सुधार, पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा करना और उसमें सुधार करना था। नेक्स्ट पॉइंट क्या, पर्यावरण नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और नियंत्रण करना और कम करना इसका काम था। क्या काम था, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और नियंत्रण करना और कम करना इसका कार्य था। नेक्स्ट क्या, मानवीय स्वास्थ्य, मानव पौधों का संपत्ति को पर्यावरण खतरे से बचाना था। ठीक है। नियमित क्या था, नियमबद्ध तरीके का था, खतरनाक पदार्थों के रखरखाव के लिए प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। महत्वपूर्ण और उनकी चुनौतियां क्या रही, सामग्री दृष्टिकोण, ये जाल वायु और भूमि प्रदूषण को अलग अलग रखने के बजाय एकीकृत रूप से रखा जा सकता था। ठीक है। नेक्स्ट, अधिनियम का अधिकार क्या था, इस सरकार को प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को सीधे बद्ध
करने का आदेश देने के लिए दिया गया था। इसमें क्या था, इस अधिनियम ये सरकार को प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को सीधे बंद करने का आदेश देने को शक्ति देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चुनौती। अक्सर चुनौती क्या थी, अक्सर संशोधन जो था संसाधनों की कमी और ढीले क्रियान्वयन के कारण नियमों का पालन करना पूरी तरह से नहीं पालू करता था। ठीक है, कहने का मतलब क्या था, अक्सर ये संसाधनों की कमी और ढीले क्रियान्वयनों के कारण नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं हो पाता था। ठीक है, पूरी तरह से नहीं हो पाता था। अब याद करने की आपको हमने ट्रिक बना दी। याद करने की महत्वपूर्ण ट्रिक क्या है, इस अधिनियम को भोपाल गैस त्रिशदी 1984 के बाद पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लाया गया था। वो आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही तो था इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि इस अधिनियम को भोपाल गैस त्रिशदी 1984 के बाद पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लाया गया था। क्या लाया था, और ये आपको और किस आर्टिकल के, आपको आर्टिकल बहुत जरूरी हो जाता है। आर्टिकल आपको 253 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कुल क्या था, उसमें कुल 26 धाराएँ थीं जो 4 अध्याय में बटी हुई थी। इसमें आपको ये पूछ दिया था कि इसमें कितने अध्याय थे और कितनी धाराएँ थी। इसमें आपसे पूछ दिया था इसमें कितने अध्याय थे और कितनी धाराएँ थी। इसमें कुल 26 धाराएँ थीं और 4 अध्याय में बटी हुई थी। ठीक है, इसके तहत क्या था, पर्यावरण प्रभाव आकलन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं चालू हो गई थी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन जो था ना, उसका क्या था कि जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं को शुरू कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें पॉइंट आपको क्या क्या याद रखना है, ये देखते हैं। आपको रखना है कि ये आपको कब लागू हुआ था, ये आपका ध्यान रखना, ये आपका 1986 में लागू हुआ था। और ये एक्ट कौन सा था, ये एक्ट 1984 में लाया गया था और 1986 में से लागू कर दिया गया था। क्या था, ये त्रिशदी गैस जो 9 दिसंबर भी कहीं देते हैं 3 या 2 सितंबर को ही से दिसंबर को इसे लागू किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम को लागू करने का एक ही नियम था कि ये दूरगामी कारण जो था, जैसे इस अधिनियम को लागू करने का दूरगामी कारण भारत में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके नियम को लागू करना था। ठीक है, और ये आपको ध्यान में रखना है। और देख लेते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। आर्टिकल आपको ये याद रखना, आर्टिकल आपको ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। 253 आर्टिकल, कौन सा 253 आर्टिकल हो जाता है, 253 आर्टिकल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ गया था। ठीक है, फिर देखते हैं। और इसमें क्या था कि उद्देश्य किसका क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, सुरक्षा को सुधार करना, प्रदूषण नियंत्रण करना, मानवीय स्वास्थ्य को नियंत्रण करना था। ठीक है, फिर इसके ये पॉइंट छूट गया। हाँ, ये देखो, हाँ ये पॉइंट छूट गया। महत्वपूर्ण इसके प्रावधान क्या था, प्रावधान धाराएं क्या थी, धारा 7 ये धाराएं आपको पता है 26 थी, 4 अध्यायों में बांटा गया कि किसी भी व्यक्ति या उद्योग को नियंत्रण कर मानकों को अधिक प्रदूषण उत्सर्जित करने के लिए नियमित किया गया था। ठीक है, धारा नंबर 10 क्या कह रही है, सरकारी अधिकारियों को किसी भी स्थान पर प्रवेश करने और नियंत्रण करने के लिए शक्ति देना। धारा नंबर 15 क्या है, दंड। धारा नंबर 15 क्या हो जाता है, नियमों का उल्लंघन करने वाले को 5 साल की सजा हो जाएगी। ये ध्यान, 5 साल की सजा के तहत जेल जाएगा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना था, और दोनों हो सकते हैं। तो उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन क्या होगा, 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी आपको दिया जाएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें धारा नंबर, कौन सी धारा नंबर में दंड का प्रावधान किया गया था, तो आपको लगाना है धारा नंबर 15 में प्रावधान का मतलब दंड का प्रावधान किया गया था। धाराएं कुल कितनी थी, धाराएं इसमें कुल 26 थी। कितने अध्याय में बटी थी, आपको 4 अध्याय में बटी थी। तो धारा नंबर 7 और धारा नंबर आपको 15 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और 10वीं आप पढ़ लो, 10 से क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, लेकिन पढ़ लोगे तो बन सकता है क्वेश्चन, कोई ऐसा खर्च नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो महत्वपूर्णता, तो इसमें आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए, आगे का सम्मेलन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको हो रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत बेहतर सिलेबस और बहुत बेहतर कंटेंट के साथ आपको हर चीज़ दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है। कोई भी दिक्कत है तो हमारा नंबर भी हमने आपको दे रखा है।
तो फिर आगे का सम्मेलन देखते हैं। आगे का क्या सम्मेलन हमारा, आगे का सम्मेलन देख लेते हैं। आगे का सम्मेलन हमारा है पृथ्वी सम्मेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन क्या था? पृथ्वी सम्मेलन आपका मुख्य रूप से 1972 में, पृथ्वी सम्मेलन भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पृथ्वी सम्मेलन क्या है? मुख्य रूप से 1972 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का विकास सम्मेलन को कहा जाता है। इस पर्यावरण सम्मेलन के इतिहास को क्या था? सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्या कहने का मतलब है कि पृथ्वी सम्मेलन क्या था? मुख्य रूप से 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेवो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन को कहा जाता है। इस पर्यावरण सम्मेलन को क्या आता है? इस पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। जैसे इस सम्मेलन में आपको दिखाना है, ये सम्मेलन का आयोजन आपको पता है 1972 में ब्राजील के रियो डी शहर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ये था एजेंडा 21। क्या था? एजेंडा 21 इसका मुख्य विषय था। एजेंडा कितना? 21। एजेंडा 21 इसका क्या था? मुख्य एजेंडा इसका 21 इसका मुख्य रखा गया था। एजेंडा इसका मुख्य 21 रखा गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था एजेंडा 21 रखा गया था। एजेंडा 21 का मतलब होता है 21वीं सदी में। एजेंडा 21 का मतलब क्या होता है? 21वीं सदी में, 21वीं क्या थी? 21वीं सदी में 21वीं सदी में पर्यावरण में महत्वपूर्ण नियमों का एक लिखित दस्तावेज था। एजेंडा 21 का मतलब क्या था? एजेंडा 21 का मतलब यही था कि 21वीं सदी में पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक लिखित दस्तावेज था। कैसा था? एक लिखित दस्तावेज था। एजेंडा 21 का मतलब था लिखित दस्तावेज था। ठीक है। इसी सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन का दूसरा नाम आपको ध्यान रखना, इस सम्मेलन का दूसरा नाम आपको ये याद रखना है। इसे दूसरे नाम से किससे जाना जाता है? इसे दूसरे नाम से रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये रखना है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 आपका 20वीं सदी का पर्यावरण का महत्वपूर्ण नियम को मतलब लिखित दस्तावेज माना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये क्या है? अब इसके रियो सम्मेलन, इसे दूसरे नाम से रियो सम्मेलन भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? रियो सम्मेलन। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1972 में ही गठित हुआ था। प्रथम सम्मेलन माना जाता है। कितना? प्रथम सम्मेलन माना जाता है। क्या था? समय और स्थान आपको 3 से 14 जून 1992 में रियो सम्मेलन जो था आपका ब्राजील में आपका घटित हुआ था। ये आपको हम बता चुके, ब्राजील में ही घटित हुआ। प्रतिभागी क्या था? प्रतिभागी इसमें लगभग 178 देशों के प्रतिनिधियों ने और 117 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया था। ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रतिभाग किसमें से कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, कितने लोगों ने भाग लिया था? तो इसमें लगभग 178 देशों ने प्रतिनिधित्व किया और 117 राष्ट्रीय जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी भाग लिया था। ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना। मुख्य उद्देश्य क्या था? वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, जैविक विविधता का संरक्षण करना और सतत विकास को बढ़ावा देना था। सतत विकास को बढ़ावा देना था। मुख्य उद्देश्य क्या था? वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, जैविक विविधता का संरक्षण करना और सतत विकास को क्या था? बढ़ावा देना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पृथ्वी सम्मेलन का याद क्या रखना है? पृथ्वी सम्मेलन आपका कब हुआ था? 1972 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1972 में आपका हुआ था। और कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में आयोजित हुआ था। ये कहाँ है? आपका ब्राजील में है। ठीक है। फिर इसमें डेट आपको याद रखनी है। वो इसे दूसरा नाम से किससे जाना जाता है? इसे दूसरे नाम रियो सम्मेलन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये 21वीं सदी का क्या होता है? 21वीं सदी का मतलब होता है एजेंडा 21 का होता है। एजेंडा 21 होता है 21वीं सदी में ये पर्यावरण का लिखित दस्तावेज माना जाता है। क्या? लिखित दस्तावेज माना जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। फिर हम देखते हैं, अब देखते हैं न्यूयॉर्क सम्मेलन देख सकते हैं।
न्यूयॉर्क सम्मेलन आपका मुख्य रूप से क्या था 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित हुआ था। क्या था ये? मुख्य रूप से 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जो था पृथ्वी सम्मेलन 5+ भी कहा जाता है इसे। ये क्या था 1972 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के प्रति की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था। अभी हम पढ़ के आए पृथ्वी सम्मेलन 1972 में, 1972 वाला। तो इसमें यही था कि न्यूयॉर्क सम्मेलन क्या था मुख्य रूप से 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन +5, ठीक है, को कहा जाता है। ये सम्मेलन जो था 1972 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के प्रति जो होता प्रगति की समीक्षा करने के लिए किया गया था। अब देखते हैं रियो सम्मेलन क्या है। रियो सम्मेलन आपका इसका महत्व का लिख रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन 1972 में अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क आपका कहाँ है? अमेरिका में तो है। न्यूयॉर्क शहर आपका कहाँ है? अमेरिका में तो है। तो इसे ध्यान रखना, 1997 में अमेरिका के शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय यही था, एजेंडा 21 पर बल प्रदान करना था। एजेंडा 21 आप पढ़ ही रखे हैं। एजेंडा 21 का मतलब होता है 21वीं सदी का लिखित दस्तावेज। 21वीं सदी का लिखित दस्तावेज था, ठीक है, लिखित दस्तावेज था। मतलब एजेंडा 21 का मतलब क्या था? इस सम्मेलन का मुख्य विषय यही था, एजेंडा 21 पर बल प्रदान करना था, रखा था, मतलब बल प्रदान करना रखा गया था। इस सम्मेलन में सभी के को कार्बन डाइऑक्साइड पर बातचीत के लिए तैयार किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इस सम्मेलन में क्या किया गया था। इस सम्मेलन में कार्बन डाइऑक्साइड पर बातचीत करने के लिए मेन पॉइंट ये रखा गया था, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, कार्बन डाइऑक्साइड पर बातचीत के लिए तैयार किया जाए सबको, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन। और इसे पूर्व घटित हुआ था। ये न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि देखिए, इसकी पृष्ठभूमि देखिए। इस सम्मेलन का पृष्ठभूमि और आयोजन आपको पता है 1997 में हुआ था। 1997 में हुआ था 23 से 27 जून के बीच। मतलब समय आपको अवधि डेट पूरी नहीं पूछी जाती, आपको ये पूछ दिया जाता कब हुआ था, तो आप ध्यान रखना 1997 में हुआ था। ये नहीं पूछा जाता 23 से 27 जून, ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद करना है तो कर सकते हो आप। स्थान आपका संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क आपका कहाँ? अमेरिका में। न्यूयॉर्क आपका क्या? अमेरिका में। यहाँ है आपका अमेरिका में। न्यूयॉर्क आपका कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है। उद्देश्य क्या लिख रहा है? उद्देश्य यही था, रियो सम्मेलन 1992 में बनाए गए एजेंडा 21 के लक्ष्यों को प्राप्त करना। देखो है, ये तो यही पढ़ के आ रहा है। एजेंडा 21 के रियो नियम बनाए गए थे, उनको प्राप्त करना और 5 वर्ष की प्रति मूल्यांकन करना था। 5 वर्षों के प्रगति के लिए मूल्यांकन करना था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसके सम्मेलन की मुख्य बातें क्या रही? मुख्य बातें देख सकते हैं। सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष क्या देखा था? आसमान जो प्रगति के सम्मेलन को ये स्वीकार किया गया था कि एजेंडा 21 के क्रियान्वयन को प्रगति से हस्तांतरित करना, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या लग रहा? पर्यावरणीय गिरावट। ये नोट किया गया था कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की स्थिति में सुधार के बजाय इसमें गिरावट आई है। इसमें सुधार की वजह क्या आई थी? गिरावट आई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्यावरणीय गिरावट, ये नोट किया गया था कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की स्थिति में सुधार के बजाय गिरावट आई थी। चुनौती क्या वजह? वैश्विक आय जो थी, वैश्विक आय में बढ़ोतरी, असमानता और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता की कमी को मुख्य बाधाओं के रूप में पहचाना जा सके, ठीक है। जैसे चुनौतियाँ क्या थी? वैश्वीकरण, आय में बढ़ती असमानता और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता की कमी को मुख्य रूप से जो बाधाएं हैं के रूप में पहुंचाना जा सके। तो ये आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके आगे सम्मेलन आज सब खत्म कर लेते हैं सम्मेलन, ठीक है। थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आज सब कर लेंगे। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करें? इसके बाद हम करेंगे टोक्यो सम्मेलन। टोक्यो सम्मेलन भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आगे के सम्मेलन देखते हैं। आप देखते हैं टोक्यो सम्मेलन। टोक्यो प्रोटोकॉल या सम्मेलन एक ही बात होती है, ठीक है। टोक्यो सम्मेलन या प्रोटोकॉल एक ही बात। इसका क्या है कि एक से अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस जो गैसें थी
गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन को खतरे से निपटाना था, शरीरों को जो खतरे से निपटाना था। कहने मतलब था क्या कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी ये, प्रोटो जो का ना टोको प्रोटोकॉल जो क्या था आपका, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसका मुख्य उद्देश्य था जो ग्रीन हाउस गैसें जो पर्यावरण में दूषित कर रही हैं उत्सर्जन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग और उसके जलवायु परिवर्तन को खतरे से निपटाना था। ये चीज़ खतरे को निपटाना था, ये चीज़ इसमें रह जाती कि ये अब देखो ये सम्मेलन हुआ कब था, ये सम्मेलन 1997 में इसका सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1997 में सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन जापान के टोको कहाँ है? जापान के शहर में टोको सम्मेलन है भाई। ये टोको किस शहर में? टोको ये जापान शहर देश के, जैसे इस सम्मेलन का आयोजन जापान देश है। जापान देश तो आपको जानते हो, जापान देश के टोको सम्मेलन वो टोको शहर में हुआ था। इस सम्मेलन का क्या था? इस सम्मेलन का मुख्य विषय था जो आपको हमने बता रखा कि ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय जो ना कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसका रखरखाव उसमें करना था। इसमें क्या था कि जो 5% में, इसमें 5% कार्बन की कटौती की गई थी जो 1990 के दशक में लाने का निर्णय लिया गया था। और ये क्या था? ये सम्मेलन 2005 में लागू कर दिया। ये ध्यान रखो, ये लागू कब किया गया था? ये लागू आपका कर दिया था 2005 में लागू कर दिया गया। कब? 2005 में। ये आपको ध्यान रखना 2005 में से लागू कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना 2005 में से लागू कर दिया था। तो ये टोको सम्मेलन का चीज़ आपको याद रखना। इस सम्मेलन का आयोजन यही था कि ये आपका जापान में हुआ था। जापान टोको शहर है, जापान के टोको शहर में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करा जा सके। ठीक है, ये 1997 में घटित हुआ था। इसे लागू कब किया गया था? 2005 में लागू कर दिया था। फिर इसकी बुनियादी नींव देख लेते हैं क्या। देखो आगे देखते हैं बुनियादी जानकारी कि ये अपना आयोजन 1997 में जापान के टोको शहर में हुआ था। ये तो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिर देखो लागू कब हुआ था? ये 16 फरवरी 2005 को लागू कर दिया गया था। ये तो पढ़ क्या है कि बुनियादी जानकारी क्या थी। इसकी बुनियादी जानकारी देख सकते हो अपना, जैसे 11 दिसंबर 1997 को जापान में इसे आयोजित हुआ था। अब इसे लागू कब किया था? 16 फरवरी 2005 को इसे लागू कर दिया गया था, प्रभावी रूप से लागू कर दिया। नेक्स्ट क्या? संवर्धित संस्था। ये कानून जो क्या था? ये जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें खाली आपको इतना ही ध्यान रखना है कि शहर में हुआ था, इसे लागू कब कर दिया था। ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा टोको सम्मेलन कब हुआ आयोजित हुआ था, तो आपको लगाना है 1997 में। और इसे पूर्ण रूप से सम्मेलन लागू कब कर दिया था, तो लगाना है 2005। ठीक है, पूरी डेट नहीं पूछा जाता है। 16 फरवरी आपको नहीं पूछा जाएगा, ओनली 2005 पूछा जाएगा। 16 फरवरी आपको नहीं पूछा जाएगा, 16 फरवरी आपका नहीं पूछा जाएगा। फिर देखते हैं मुख्य उद्देश्य क्या थे। मुख्य उद्देश्य आपको हम बता ही चुके हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य यही था कि उद्योग देशों के लिए जो बाध्यकारी गैसें उत्सर्जन नियंत्रण को रखना चाहते। इसमें 6 प्रमुख गैसें ग्रीन हाउस गैसें थी कि 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें थी जो हमारे पर्यावरण को दूसरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या थे? CO2। जैसे मेथेन गैस CH4, मेथेन गैस भी इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब N2O नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी आपको ध्यान रखना। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो ऑक्साइड, ये इसमें 6 गैसों का प्रबंधन किया गया था। इसमें ये हमने देखो इतना आपका क्वेश्चन बनाया था, अभी तक इतना ही क्वेश्चन बना। लेकिन अब जो नया पैटर्न से कोई पेपर बनाया गया तो ये चाहिए सारे आपसे पूछ दी जाती हैं कि कौन सी भी 6 गैसें हैं, क्रम से लगाइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका मेथेन हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, आपको हाइड्रोक्लोरोकार्बन हो जाएगा, और आ जाएगा फास्फोरिक कार्बन हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड फ्लोरो हो जाएगा। ये चीज़ें आपको क्रम में लगाने को आ सकती हैं। जैसे आपको टफ क्वेश्चन बनाना है तो ये चीज़ें आपको दे सकता है एग्जामिनर। वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो आप आगे भी देख सकते हैं। मुख्य विशेषता और अंतर क्या था? बाध्यकारी लक्ष्य क्या था? ये केवल विकास और विकसित उद्योगी देशों के लिए उत्सर्जन कम करना कानूनी रूप से अनिवार्य था, क्योंकि इसमें क्या था? ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार थे। कहने का मतलब यही था कि बाध्यकारी लक्ष्य ये केवल विकसित औद्योगिक देशों के लिए उत्सर्जन कम करना कानूनी रूप से अनिवार्य बताता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से क्या था कि अधिक उत्सर्जन करने वाले जिम्मेदार था। दूसरा पॉइंट क्या? स्वच्छ विकास
यंत्र क्या था कि इसमें क्या था विकसित देशों के लिए विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने के लिए परियोजनाओं को निवेश करके और कार्बन क्रेडिट प्राप्त करना था। ठीक है, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ये आप देख सकते हैं एक बार रूपरेखा इसकी। ये क्या था, पहली प्रतिबद्धता थी जो 2008 से 2012 तक थी। पहली प्रतिबद्धता क्या थी, अवधि क्या थी, ये थी 2008 से 2012 तक थी। दूसरा प्रतिबंध क्या था कि दूसरा प्रतिबंध 2012 से क्योटो सम्मेलन 2020 तक बढ़ाने के लिए दोबारा संशोधन किया गया था। ये चीज़ पूरी दी जाती है। भारत की भूमिका क्या थी इसमें, 2002 से इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, और प्रदूषण भुगतान संबंधित सिद्धांत को समर्थन दिया गया था। और 2020 में क्या थी, का समापन क्या था, 2020 में इसकी दूसरी अवधि समाप्त होने के बाद इसकी जगह पेरिस समझौता हुआ था। इसकी जगह क्या था, पेरिस समझौता हुआ। इसके बाद हम पेरिस समझौता भी पढ़ेंगे। पेरिस समझौता कब हुआ था, पेरिस समझौता आपका हुआ था, कब हुआ था, 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। किस शहर में हुआ था, आपको पेरिस समझौता 2015 में आयोजित हुआ था। ये चीज़ भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आप देखो, अब ये चीज़ होगी, आपको इसमें क्या याद रखना है, ओनली इस सम्मेलन में आपको रखना है। जैसे क्योटो सम्मेलन में आपको याद रखना है कि ये 1997 में लागू हुआ था, मतलब आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। इस सम्मेलन को 2005 में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो ग्रीन हाउस गैसें थी उनका नियंत्रण करना था। ठीक है, ये चीज़ें आपको ओनली याद रखना, और कुछ इसमें नहीं याद रखना। ज़्यादा वो पूरी डेट आपको नहीं भूल जाता, शहर भूल दिया जाता है और कुछ नहीं। अभी तक तो ऐसा, ये क्रम से ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाता है एग्जामिनर, तो आपको ऐसे क्रम से लगाने को ये कैसे आपको दे देगा, और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अब हम पढ़ेंगे जोहान्सबर्ग सम्मेलन। इस सम्मेलन का आपको क्या है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन की इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 या रियो 10 सम्मेलन भी कहा जाता है। सतत विकास का केंद्र में ऐतिहासिक वैश्विक खतरे को संभालना। इस सम्मेलन क्या था, इस सम्मेलन में जो पृथ्वी सम्मेलन 2002 या रियो 10 भी कहा जाता है, सतत विकास पर केंद्रित एक ऐतिहासिक वैश्विक स्तर को सम्मेलन करता था। इस सम्मेलन को क्या कहता है, 10 के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन 2002 में कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका। जो कोलबर्ग कहाँ है, जोहान्सबर्ग शहर कहाँ है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है आपका, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में है आपका, कहाँ है, अफ्रीका। ये आपका कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में ये सम्मेलन आपका हुआ था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, मुख्य विषय था ये सतत विकास को रखरखाव करना। सतत विकास का रखा गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रखा था, सतत विकास रखा गया था। इस सम्मेलन का वैश्विक गरीबी जेतु हुई। इस सम्मेलन में क्या था, इस सम्मेलन में वैश्विक गरीबी, कैसे वैश्विक गरीबी के उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई थी, जो मंजूरी प्रदान भी की गई थी। इसमें मंजूरी भी प्रदान की गई थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। इसके बाद बुनियादी जानकारी देख लेते हैं, और कुछ है भी नहीं इसमें। जानकारी क्या है इसमें, पूरा नाम क्या, सतत विकास एवं विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। हो, अब इसकी डेट आपको हमने बताई थी 2002 में। आपको 16 अगस्त से, ये पूरा डेट नहीं पूछे तो ओनली 2002 ही पूछ दिया जाता है। पूरी डेट इतना एग्जामिनर टफ क्वेश्चन नहीं बनाता है, कभी भी देखिए कि पूरी डेट नहीं पूछता है। और आपको ज़्यादा ही बनाना है तब तो वह कभी कभी पूछ देता है। जैसे 16 अगस्त से 4 सितंबर तक ये आयोजित हुआ था। स्थान आपको जोहान्सबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका में, जी आपको हम बता चुके कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। ये कहाँ है आपका, दक्षिण अफ्रीका में। अब ये चीज़ हो जाती है इंपॉर्टेंट। प्रतिभाग कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था, 190 से अधिक देशों ने प्रतिनिधित्व, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, गैर सरकारी संगठन ने भी इसमें व्यापारिक समूह में भाग लिया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखो मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य आपका ये हो जाता है, निकल के आता है कि मुख्य उद्देश्य प्रगति की समीक्षा 1972 में रियो पृथ्वी सम्मेलन। एजेंडा 21 का आपको हम बता चुके, ये लिखित दस्तावेज था के बाद 10 वर्षों के लिए प्रगति को मूल्यांकन करना था। प्रगति को मूल्यांकन करना था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
सतत विकास क्या था? गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना था। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना था। ये चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। ये अब क्या हो जाता है? जिम्मेदारी सरकारों और निजी क्षेत्रों के बीच नई टाइप की जिम्मेदारी इसमें शुरू कर दी गई थी। ठीक है, मुख्य दस्तावेज या परिणाम ये उसके सेम ही है, आप हम पढ़ चुके, एक बार देख लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन का क्या था कि वैश्विक नेताओं के द्वारा सतत विकास के लिए प्रगति और प्रतिबद्धता को पुष्टि करने के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? क्रियान्वयन योजना क्या था? कार्यान्वयन योजना, इसमें गरीबी उन्मूलन को, उपभोक्ता को पैटर्न को बढ़ावा देना था कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए विशिष्ट समय के लिए सीमा को लक्ष्य प्राप्त करना निर्धारित किया गया था। मुख्य क्षेत्र क्या था कि मुख्य सम्मेलन में 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र का ध्यान रखा गया था, जिसमें क्या था? जल था आपका, ऊर्जा थी, स्वास्थ्य था, कृषि था, और ये चीज़ें आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण हो जाए। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो जाता है कि इसमें कितने महत्वपूर्ण पॉइंट रखे गए थे। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आपके 5 रखे गए। कौन थे? जल हो गया आपका, ऊर्जा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया और जैव विविधता हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्णय क्या था? निर्णय यही था गरीबी उन्मूलन, ये तो हम पढ़ चुके हैं। नहीं, हाँ, महत्वपूर्ण निर्णय क्या था? महत्वपूर्ण निर्णय और लक्ष्य यही निकला था कि गरीबी उन्मूलन को, गरीबी कम करने के लिए एक वैश्विक एकजुटता कोष के लिए निर्णय आह्वान किया जाए। देखो, इतना डीप आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, सीधे सीधे यही कह देगा स्टॉकहोम सम्मेलन आपका 2002 में आयोजित किया था। इसे रियो 10 सम्मेलन भी कहा जाता है। और इसमें क्या था कि गरीबी उन्मूलन को नियंत्रण करना था, और ये चीज़ें आपको बता के ड्रॉप कर देगा। इतना डीप कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ये देखिए, जैव विविधता 2010 तक क्या था? जैव विविधता 2010 तक जैव विविधता का नुकसान जो की दर को काफ़ी कम करने के लिए लक्ष्य रखा गया था। स्वास्थ्यता क्या था? 2015 तक इन लोगों की संख्या को आधा करना, उनके पास बुनियादी स्वास्थ्य की पहुंच करना नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इतने डीप कोई नहीं पढ़ाया कि आपको डीप से क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखना। अब 2021 के बाद पेपर अभी हो रहा है, तो पेपर बहुत टफ बनेगा। पेपर टफ बनेगा तो, और तैयारी तो सबकी है ही, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं यूपीटेट का लोग, तो तैयारी सबकी अच्छी है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ोगे फिर, और जितने अच्छे नंबर लाओगे उतनी आपके लिए फायदा है। रसायन का 2020 तक रसायनों के उत्पादन और उपयोग को इस तरह से प्रबंध करना था कि मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूलन का प्रभाव ना पड़े। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो जाते हैं। अब देखो, पेरिस समझौता। अब हम पेरिस समझौता पढ़ लेते हैं। पेरिस समझौता से ही भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। पेरिस समझौते से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। पेरिस जलवायु समझौता, इसे पूरा बोलते हैं पेरिस जलवायु समझौता। जलवायु परिवर्तन को निपटाने के लिए, देखो आज क्लास हम बता रहे हैं लंबी तो हो जाएगी। आज हम सोचते हैं सारे जितने भी सम्मेलन सब खत्म हो जाएं। इसके बाद कल से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा और नई हिस्ट्री के साथ, क्योंकि 3 पार्ट हो गए तो ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं खींचना चाहिए। तो एक बार में सब खत्म कर देते हैं। थोड़ा वेट कर लीजिए, लंबी क्लास हो जाएगी, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौता क्या था? पेरिस जलवायु समझौता परिवर्तन से निपटने के लिए ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय कानून संधि थी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय कानून संधि थी। ठीक है, ये संधि थी, और जो जिसे 2005-15 में फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुई थी। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुई थी, सम्मेलन हुआ था। इसमें क्या था? 195 से अधिक देशों ने अपना योगदान दिया था। कितने? 195 से अधिक लोगों ने इसमें योगदान, अपने देशों का योगदान दिया था। इस समझौते को 4 नवंबर 2016 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना, लागू कब हुआ था? 2015 में। पूर्ण रूप से लागू हो गया था 2016 में। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक सम्मेलन जो था अंतर्राष्ट्रीय कानून संधि थी, जिसे 2015 में फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुई थी। COP 21 सम्मेलन में 195 देशों से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया था। ये क्या था? ये समझौता 4 नवंबर 2016 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, आज सारे को कर लेते हैं, फिर हम कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, इसके मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय यही थी कि मुख्य विशेषता और लक्ष्य क्या था? ये तापमान को लक्ष्य सदी के लिए अंत तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 से 2 तक के बीच ही सीमित रखा जाए। कितना? ये पॉइंट आपसे पूछ दिया जाता है। 1.5 से 2 सेल्सियस के बीच ही रखा जाए।
अब दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तरीय स्तर पर निर्धारित योगदान। प्रत्येक देश को अपनी उत्सर्जन कटौती को लक्ष्यों को स्वयं निर्धारित करना और डर जो था हर 5 वर्ष में और अधिक महत्वाकांक्षी बनाकर इसे अपडेट किया जाना चाहिए। हर 5 वर्ष में इसे अपडेट करना चाहिए। एक था नेट जीरो क्या था? 21वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब लगभग 1950 तक उत्सर्जन को अवशोषण के बीच संतुलन बनाना है। कब? 1950 तक। जलवायु विस्तर क्या था? विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए अनुकूलन के लिए इसके लिए विकास की सहायता करना था। ठीक है। समय क्या था? समय अवधि इसकी देख लेते हैं। समय अवधि क्या थी? समय से पहले उपलब्धि। भारत में 2025 ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता को 50% गैर जीवाश्म ईंधन, मतलब ये ध्यान रखो 2025 50% तो गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और मूल रूप से 2030 तक इसे पूर्ण रूप से लागू कर लिया जाए। 2030 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है कि समय से पहले उपलब्धि क्या थी? भारत ने 2025 में ही अपनी ये स्थापित बिजली क्षमता 50% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और 2030 तक इसे पूर्ण रूप से लागू कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन सिंक वन और वृक्षों के जो आवरण के माध्यम से जो होता है 2.5 से 3 मिलियन टन CO2 बराबर अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। नेक्स्ट क्या है? नेट जीरो लक्ष्य। भारत ने नेट जीरो लक्ष्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या था? भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब तक? 2070 तक। नेट जीरो लक्ष्य भारत ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। फिर क्या हो जाता है? भारत की प्रतिबद्धता और प्रगति क्या थी? 2024 और 26 वाला ये भी डाटा आप देख लेते हो। ये आपको बहुत पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है। तो मतलब हर चीज़ पढ़ लो तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आ जाए आप करके ना आ पाओ। तो ज़्यादा पढ़ लोगे आपको ही फायदा है ना। हालांकि उतने ही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं और ज़्यादा विस्तार पूछते तो आप इतना कराओगे। भारत में इस समझौते का तहत अपने लक्ष्यों में महत्वपूर्ण प्रगति को और हल की एक नई लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 2031 से 2035 तक नए लक्ष्य थे। मार्च 2026 में भारत सरकार ने 2031-2035 की अवधि के लिए अपने अपडेट को मंजूरी दे दी थी, जिसमें उत्सर्जन तीव्रता को 2035 तक 47% कम करने का लक्ष्य रखा गया। कितना परसेंट? 47% कम रखने का लक्ष्य रखा गया था। आप देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति और चुनौतियां क्या थी? 10वीं वर्ष गठन 2025 में नवंबर 2025 में समझौते के लिए 10 वर्ष पूरे होने के लिए वैश्विक स्तर पर इसकी प्रगतिशील समझौते की समीक्षा की गई थी। कौन सी? 10वीं वर्ष गठन पर 2025 में। ठीक, क्योंकि 2015 में से लागू किया गया था। तापमान सीमा क्या थी? रिपोर्टों के अनुसार 2024 तक इस पर सबसे गर्म वर्ष रहा था और का वैश्विक समझौता औसत तापमान में वृद्धि की पार 1.5 से सीमा को पार करने के लिए संकेत दिए गए थे। ये आपको रख सकता है वर्तमान स्थिति और चुनौतियों को 10वीं वर्षगांठ को 2025 में से लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो जाते हैं। आप देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, ये अब आपको ट्रिक देखो कितनी आसान हमने बनाई याद करने की। शॉर्ट ट्रिक क्रम देख लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 72 में हुआ था, रियो सम्मेलन 92 में हुआ था, जोन्सबर्ग 2002 में हुआ था और पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। भारत का लक्ष्य क्या था? भारत का लक्ष्य आपको देख लीजिए। भारत का लक्ष्य है भारत ने 2070 तक नेट जीरो का उत्सर्जन लक्ष्य रखा है। ये देखो कितना हमने आपको आसान तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया था। आपने ये चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत का लक्ष्य क्या था? भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, कितना? 2070 तक। कानूनी अंतर क्या था?
क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, केवल अमीर देशों पर बाध्यकारी था, जबकि पेरिस समझौते में सभी देशों के लिए जिम्मेदारी तय की गई थी। ये आप देखो अंतर क्या था इसमें कि जो था क्योटो प्रोटोकॉल क्या था कि ये केवल अमीर देशों पर ही बाध्यकारी था, जबकि पेरिस समझौता में सभी देशों की ये जिम्मेदारी तय करते थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो पेरिस समझौते में आपको क्या करना है कि ये सम्मेलन आपका 2015 में हुआ था और इसकी वर्षगांठ कब मनाया गया था, 2025 में मनाया गया था, 10वीं वर्षगांठ मनाया था। इसमें क्या था, कार्बन कटौती के लिए बाध्यकारी समझौते का सम्मेलन में इसे किया गया था। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो सोचो आज की के सारे सम्मेलन खत्म हो गए, कोई सा सम्मेलन आपको बचा नहीं है। रियो 20 सम्मेलन आपको क्या होता है, रियो 20 सम्मेलन आपको बूझ दिया जाए तो इसमें ज़्यादा नहीं है, रियो 20 सम्मेलन आपको बूझ दिया जाए, रियो 20 सम्मेलन आपसे बूझ दिया जाए तो ये आपका 20 सम्मेलन ये आपका 2012 में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था, ये आपको सीधे सीधे डेट बूझ दिया थी और उसमें कोई कुछ ही नहीं मिलता। आयोजित कब हुआ था, 2012 में इसे आयोजित हुआ था, 2012 में से आयोजित हुआ था। ये कहाँ, ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ होता है, ब्राज़ील में। इतना ही बूझा जाता है इसमें, तो इसमें ज़्यादा वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ब्राज़ील में आयोजित हुआ था और इसका सम्मेलन का मुख्य विषय यही था कि विकास पर बल देना रखा गया था। इस सम्मेलन में कहा था फ्यूचर बी बॉन्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर बॉन्ड की स्थापना की गई थी। ये सम्मेलन हो गए। अब क्या थे, नैरोबी सम्मेलन भी आपसे नैरोबी सम्मेलन, जैसे आपका ये आपने सुना हो नैरोबी, नैरोबी घोषणा पत्र। ठीक है, सम्मेलन या घोषणा पत्र एक ही बात तो होती है। घोषणा पत्र ये आपका था, इस सम्मेलन ये नैरोबी घोषणा पत्र, ये नैरोबी घोषणा पत्र क्या था, ये आयोजित 1997 में आपका कब हुआ था, 1997 में आयोजित हुआ था। कब हुआ था आपका, 1997 में आयोजित कब हुआ था, आयोजन इसका कब हुआ था, आयोजन आपका इसका कब हुआ था, आयोजन आपसे पूछ दिया था 1997। 1997 में उसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था, कन्या के नौवीं शहर में हुआ था, कन्या के एक नौरोबी शहर में हुआ था। इस सम्मेलन में इस सम्मेलन में अभी तक के हुए सभी संधि समझौते को सहयोग की घोषणा की गई थी। इसमें जो अभी तक जितने भी सम्मेलन हुए थे आपके, जितने भी सम्मेलन हुए थे, इस सम्मेलन में सभी तक जो था अभी तक के जितने भी सम्मेलन हुए थे, सबकी संधि सम्मेलन में सहयोग की घोषणा की गई थी। ये कहाँ हुआ था, ये आपको ध्यान रखें, कन्या में, कन्या के नौरोबी शहर में, नौरोबी शहर में। ठीक है, कहाँ हुआ था, नौरोबी शहर में। ये आपको क्या कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये 2 सम्मेलन बचे थे और ये आपको इतना ही पूछे थे और इसमें कुछ नहीं आपसे पूछते हैं, इसमें और क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। रियो 20 सम्मेलन ये आपको 2012 में आयोजित हुआ था। कहाँ, ब्राज़ील में हुआ था। क्या हुआ था, ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, सतत विकास का पर बल देना। किस पर, सतत विकास पर, ज़्यादा आपको नहीं पूछा था, सतत विकास पर बल देना था, सतत विकास पर बल देना था, सतत विकास पर बल देना था। इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, यही इसमें पूछ दिया था। इस सम्मेलन में कहा था फ्यूचर बी बॉन्ड की संकल्पना दी गई थी, फ्यूचर बी बॉन्ड की संकल्पना दी गई थी। तो ये आज सारे सम्मेलन खत्म हो चुके हैं, सारे सम्मेलन आपके खत्म हो गए। अब ये आपको याद करना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे पर्यावरण में, पर्यावरण तो पढ़ चुके हैं, इसमें प्रदूषण है, प्रथम प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण अवनय क्या होता है, ये हम कल सारे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल हम से सारे पढ़ने वाले हैं। तो सोचो आज के हम क्या हो गए, प्रमुख सम्मेलन खत्म हो गए। ठीक है, क्या हो गए, प्रमुख सम्मेलन आपके खत्म हो गए, प्रमुख सम्मेलन आपके सारे खत्म हो गए, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख सम्मेलन आपके क्या हो गए, सारे खत्म हो गए, खत्म हो गया। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। कल हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, ये याद रखना, कल हम पढ़ेंगे पर्यावरण। ये हमारा खत्म हो गया, ये हमारा खत्म हो गया टॉपिक। कल हम क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में ये चीज़ें हम पढ़ने वाले,
वायु प्रदूषण, ये हमारा नया टॉपिक होगा, ये हमारा नया टॉपिक होगा पर्यावरण का। ठीक है, तो जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। देखो ये सब आपकी पीएनजी सब कुछ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, आपको पीएनजी वहाँ पर, जैसे आपको नोट करने का कोई मन नहीं है तो आप पीएनजी, आप क्लास नोट, पीएनजी सेम टू सेम मिल जाएगी। ठीक है, और ये हमने अपना नंबर दे रखा है, कोई भी दिक्कत है तो मुझे इससे संपर्क कर सकते हो। जैसे क्लास नोट्स या पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे इस नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए और डाल दीजिए कि सर मुझे इस पीडीएफ चाहिए, इस नंबर, मतलब इस क्लास की या इस जिस सब्जेक्ट की चाहिए आपको क्लास नोट मिल जाएगा। ठीक है, जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।